हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नॉन ट्रेडिंग चैप्टर, जिसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी नाम से जानते हैं, हिंदी में से कहते हैं गैर व्यापारिक संस्थाएं। आज हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें नीचे लास्ट में आंसर भी दे रखा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का और बैलेंस शीट का। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लेंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन हिंदी में, क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा क्वेश्चन सेम हिंदी और इंग्लिश में छपा हुआ है, लास्ट में आंसर भी दे रखा है। इसके बाद आप लोग कॉलम बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन भी हमने बाकी क्वेश्चन की तरह साहित्य भवन बुक से लिया है। ये बुक आप देख सकते हैं, साहित्य भवन बुक हिंदी की, और ये है साहित्य भवन की बुक इंग्लिश की, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए। अब आप लोग कॉलम बनाएं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 डालें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। एक्सपेंडिचर सारी इधर और इनकम सारी की सारी इधर। अब लिखने का तरीका ज़रा ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर वेतन। ध्यान से देखो, वेतन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना ही बिजली व्यय पर कोई एडजस्टमेंट है और ना ही अन्य व्यय पर कोई एडजस्टमेंट है। तो इन तीनों को सबसे पहले हम लोग इधर लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले वेतन है तो लिखेंगे टू सैलरी 1200 रुपये। सैलरी के अलावा बिजली पे इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी 120 रुपये। के बाद है अन्य व्यय, इसको आप चाहे अदर एक्सपेंस लिखें, चाहे तो आप मिसलेनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ये है 525 रुपये। इसके बाद ध्यान से देखें, इसके बाद जो नाम है वो आपके पीएल में नहीं जाते हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। जैसे स्थायी निक्षेप, इसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। बर्तन भी एसेट्स माने जाते हैं और लेनदार भी बैलेंस शीट में जाता है और कैश बैलेंस भी बैलेंस शीट में जाता है। ये सारे नाम इधर के हो गए। अब इधर के नामों में देखो, सबसे पहले दे रखा प्रवेश शुल्क। कैश बैलेंस तो लिखा नहीं जाएगा, प्रवेश शुल्क 300 रुपये का, ये यहाँ लिखा जाएगा। चाहे आप इसको एंट्री फीस लिखें या एंट्रेंस फीस लिखें, 300 रुपये। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। ध्यान से देखो, चंदा यहाँ 3 दे रखे हैं, गत वर्ष यानी पिछले साल का, चालू वर्ष यानी करेंट ईयर का, अग्रिम यानी अगले साल का। जब भी चंदे आपको इस तरह से 3 दे रखे हो, आपको सिर्फ करंट ईयर वाला, बीच वाला लिखना है। कितना? 3500 रुपये। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लिखेंगे 3500। इसको अंदर क्यों लिखा? इसको अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक में एडजस्टमेंट में कुछ बाकी भी हैं, मिलने बाकी हैं, जिसको बुक वाले इंग्लिश मीडियम में आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, लेकिन मिलने जब बाकी होते हैं तो उसको एक्रूड कहते हैं। देखो यहाँ दे रखा है 75 रुपये चंदे के प्राप्त होने थे, तो 75 रुपये यहाँ लिख करके ऐड करने हैं आप। 3500 में 75 ऐड कर दो तो आ जाएगा 3575। इसके बाद और नाम देखें, नाश्ते पर मुनाफा, प्रॉफिट फ्रॉम रिफ्रेशमेंट 100 रुपये का। और लास्ट है विविध आय 320 रुपये की। इसको आप सेंट्री इनकम भी कह सकते हैं और सेंट्री रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं। 320 रुपये। इसको लिख लेने के बाद अब ज़रा ध्यान दें आप एडजस्टमेंट पर। 1 अप्रैल वाले एडजस्टमेंट से आपको कोई मतलब नहीं है, ये सब छोड़ दो। यहाँ पे आओ, 31 मार्च 2016 वाले उपभोग वाले स्टोर्स बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, लेनदार बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं। चंदे के प्राप्त होने थे, ये आपने अभी लिख लिए, चंदे में जोड़ लिए हैं अभी आपने। स्थायी जमा पर ब्याज 25 रुपये है, ये यहाँ लिखा जाएगा। कभी भी स्थायी जमा पर या इन्वेस्टमेंट पर ब्याज दे रखा हो तो हमेशा यहाँ लिखा जाएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, जिसको फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, एफडी स्थायी जमा। कितने रुपए? 25 रुपये। उसके बाद फर्नीचर पर 10% हरास लगाने के लिए बोला गया है, तो यहाँ लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ज़रा फर्नीचर का अमाउंट देखें, फर्नीचर यहाँ कहीं नहीं है,
फर्नीचर सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, 2,500 रुपये। 2,500 का आपको कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लगाना है? 10%। तो 2,500 का 10% यहाँ पे लिखेंगे 250 रुपये। एक डिप्रिसिएशन और निकालने के लिए बोला गया है यूटेंसिल्स पर, बर्तन पर बोला गया 15%। ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर बर्तन इनके पास पहले से यहाँ पर थे 800 के, और यहाँ करंट ईयर में बर्तन के लिए पेमेंट किया, यानी बर्तन और ख़रीदे 200 रुपये के। ध्यान रखो, जब यहाँ भी बर्तन यानी पहले से 1 अप्रैल को पहले इनके पास 800 के बर्तन थे, और करंट ईयर का जो काम किया गया वो सब इसके अंदर है, और यहाँ बर्तन के लिए 200 रुपये और पेमेंट किया गया। इसका मतलब पहले 800 थे, 200 और ख़रीदे, तो अब बर्तन हो गए 1,000 रुपये के। 1,000 का 15% डिप्रिसिएशन लगेगा 150 रुपये, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसको लिख लेने के बाद अब आप दोनों साइड जोड़ें, घटाएं और देखें आंसर किधर आ रहा है। इधर आएगा तो सरप्लस के नाम से, इधर आएगा तो डेफिसिट के नाम से। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें लास्ट टाइम अभी हमने आप लोगों को बताया कि सारे एक्सपेंडिचर हमने इधर लिख लिए, इनकम इधर लिख ली, तो ये ज़्यादा साइड वाला टोटल आया 4320, ये हमने ज़्यादा दोनों तरफ लिख दिया। इधर का टोटल कम था, वो हमने 4320 से घटाया, तो आंसर आया सरप्लस के नाम से 2075। सरप्लस को ही एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है, यानी आय का व्यय पर आधिक्य। जब आय ज़्यादा होगी यानी इनकम ज़्यादा होगी तभी तो आंसर इधर आएगा। अगर यहीं पर एक्सपेंडिचर यानी ये साइड ज़्यादा हो जाता तो आंसर इधर आता, फिर इसी का उल्टा जाता, फिर कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। वो सरप्लस के नाम से नहीं लिखते, उसको हम डेफिसिट के नाम से लिखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पूरा आपको समझा रहे हैं, बाद में इसको आप खाली शॉर्ट में लिख लेना सरप्लस। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसमें 2 बैलेंस शीट बनती हैं, एक ओपनिंग और एक मेन बैलेंस शीट, इसको बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में जान लें। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। ध्यान रखें, जिस डेट पे ये बनेगा ये लास्ट डेट ऑफ द ईयर होगी, और इसी साल की पहली डेट पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। अगर लास्ट डेट है 31 मार्च 2016 तो पहली डेट होगी 1 अप्रैल 2015। कॉलम बैलेंस शीट के वही जैसे आप पहले जानते हैं, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना क्या क्या होता है आपको सबसे पहले ये समझना है। वो आपको कहाँ से पता चलेगा, आपको बता रहे हैं अभी हम। यहाँ पर ज़रा सवाल में ध्यान दें, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर 1 अप्रैल की दे रखी थी, 1 अप्रैल 2015 की, ये बर्तन, फर्नीचर, उपभोग वाले स्टोर, लेनदार, ये सब आपको यहाँ बैलेंस शीट में लिखना है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, बर्तन 800 रुपये। कुछ चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा लिख लेना है। यूटेंसिल्स यानी बर्तन 800 रुपये। दूसरा है फर्नीचर 2,500, फिर लिखेंगे फर्नीचर 2,500। उसके बाद दे रखा उपभोग वाले स्टोर्स का मूल्य 385। एक तरह का स्टॉक होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, 350 रुपये। यहाँ लिखा जाएगा एसेट्स में कंज्यूमेबल स्टोर्स, जिसका अमाउंट है 350, 350। एक नाम और है यहाँ पर, लेनदार 1,200 रुपये। लेनदार जो होते हैं वो इधर लिखे जाते हैं, लेनदार क्रेडिटर्स के नाम से 1,200 रुपये के हैं लेनदार। इसको लिख लेने के बाद अब जितने बैलेंस यहाँ पर दे रखा था इस जगह पर वो सब लिख लिया। कुछ नाम तो यहाँ पर होते हैं 1 अप्रैल की डेट के साथ, और कुछ नाम ऊपर भी होते हैं। ऊपर कौन होते हैं ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये स्टार्टिंग का कैश बैलेंस, ये 1 अप्रैल का होता है पिछले साल का, इसका अमाउंट इतना है 2350। ये यहाँ लिखा जाएगा असेट्स में कैश इन हैंड के नाम से। खाली कैश भी लिख लेते हैं लोग, कैश लिखो या कैश इन हैंड लिखो एक ही बात है। अमाउंट है 2350, 2,350 रुपये, ये लिख लिया गया। अब इसके अलावा ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर चंदा जो था वो 3 साल का था। एक तो करंट ईयर का था जिसको हम लोग अभी करंट ईयर में इसमें लिख चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और एक पिछले साल का भी है। और पिछले साल की जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी।
तो पिछले वर्ष का कितना है 50 रुपये, वो यहाँ लिखा जाएगा एसेट बैलेंस शीट में, एसेट साइड। एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से। कॉलम को ध्यान से समझ लें और नामों को ध्यान से समझ लें। जब ये सारे नाम लिख जाएंगे, अब बात आती है सबसे लास्ट में कैपिटल की। यहाँ पर जो कैपिटल होती है उसको कैपिटल फंड लिखा जाता है, और कैपिटल फंड आपको ज़्यादातर सवालों में दी नहीं गई होगी, आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यही तरीका हम आपको बता रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें आप सारे एसेट्स के नाम लिख देंगे, लायबिलिटी में एक आध नाम कोई होगा उसको लिख देंगे। अब आप इस साइड से जोड़ के आएंगे और यहाँ घटाएंगे और घटा के कैपिटल फंड निकालेंगे। पहले ये साइड जोड़ेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, उसमें से 1200 घटा के कैपिटल फंड निकाल लेंगे, फिर बनेगी मेन बैलेंस शीट। फिर वो बताते हैं अभी हम आपको। देखिए बेटा, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमने अभी आपको लास्ट वीडियो में बना के दिखाई, इसमें हमने एसेट साइड का टोटल किया 6050 आया, इधर लिखा ब्लैक पेन से टोटल कर लिया, और फिर 6050 में से 1200 लेस कर दिया। जो अमाउंट आया बैलेंसिंग फिगर में 4850, वो कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर ब्रैकेट में लिख करके इस तरह से छोड़ दिया। ये बन गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कब बनेगी, 31 मार्च 2016। बैलेंस शीट हमेशा उस डेट पर ही बनेगी जिस डेट पर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया होगा। अगर ये 31 मार्च 2016 है तो ये भी 31 मार्च 2016 होगा। इस सवाल में हम आपको सारे कॉलम पूरे प्रॉपर तरीके से लिखना सिखा रहे हैं कि जिस तरह से आपको अपनी कॉपी में या एग्ज़ाम में लिखना है, वो सारे कॉलम हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। आपको आगे के सवालों में फिर हम इस तरह से कॉलम नहीं बनाएंगे, हम सीधे सीधे सवाल शुरू करेंगे लाइनें खींच के। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट लिखना है। और जब भी बैलेंस शीट बने, चाहे ओपनिंग हो चाहे वो मेन बैलेंस शीट हो, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिखना है हमेशा। अब आते हैं सवाल पर। तो इसमें सबसे पहले लायबिलिटीज़ साइड में बैलेंस शीट में लिखते हैं कैपिटल फंड। कैपिटल यानी कि जिसको हम लोग पहले पुराने सवालों में कैपिटल कहते थे लास्ट ईयर। कैपिटल फंड यहाँ से कितना निकला 4850, उसको सबसे पहले यहाँ पर अंदर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ ध्यान देते हैं इस पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर इसका आंसर इधर आया सरप्लस में तो यहाँ कैपिटल फंड में जुड़ेगा, ऐड होगा। और अगर यही आंसर इधर आया होता डेफिसिट में तो यहीं पर लिखा जाता, लेकिन इसमें से घट जाता। अब यहाँ पर सरप्लस आया है यानी फ़ायदा है, तो ये ऐड होगा। कितना सरप्लस आया था 2075 रुपये, 2075। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 7 5 12 फिर 2 करिए 1 8 और 1 9 4 2 6, 6925। ये है इन दोनों का अमाउंट। इसके अलावा आप अगर यहाँ ध्यान दें तो 31 मार्च 2016 को कुछ क्रेडिटर्स और भी दे रखे हैं। क्रेडिटर को ध्यान से देखेंगे 3 जगह होंगे। एक क्रेडिटर यहाँ भी दे रखा है, एक क्रेडिटर ये पुराना 1 अप्रैल वाला था जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, और एक लास्ट डेट पे भी है। जब भी क्रेडिटर ओपनिंग डेट का अलग दे रखा हो, क्लोजिंग डेट का अलग दे रखा हो, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ये वाले क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं। ओपनिंग वाला क्रेडिटर आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख चुके हैं, लास्ट वाला क्रेडिटर आप यहाँ पर लिखेंगे इस वाली बैलेंस शीट में 550 रुपये। ₹550 इसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद जितने भी एसेट्स हैं आपके पास वो सब लिखे जाएंगे। साथ ही साथ एक नाम और भी है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखा जाता है, वो होता है सब्सक्रिप्शन अगले साल का एडवांस। ध्यान रखें, पिछले साल वाला सब्सक्रिप्शन आपने पिछली बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखा, करेंट ईयर वाला आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाई में इनकम साइड में लिखा। ये जो अग्रिम है एडवांस 75 रुपये का, वो यहाँ लिखा जाएगा इस साल की मेन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने रुपए का,
₹75 का, 75 रुपीज़। देख पा रहे हो सब्सक्रिप्शन 3 जगह, करंट ईयर वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ, पिछले साल वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ, और नेक्स्ट ईयर वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से यहाँ पर। अब एसेट्स में आ जाओ, एक एक करके सारे एसेट्स लिखे जाएंगे। जितने ये फिक्स एसेट्स है, यूटेंसिल, फर्नीचर, ये सब वही रहेंगे। अगर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है तो वैसे ही लिख दिए जाते हैं। पहले यूटेंसिल देखो पुराने कितने के थे, 800 रुपये के। अब ज़रा सवाल भी ध्यान दो, 800 रुपये के बर्तन पहले से थे, प्लस बर्तन और ख़रीदे। कितने रुपए के बर्तन और ख़रीदे, 200 रुपये के। आठ सौ में 200 रुपये जुड़ गया, बर्तन हो गए 1000 के। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अभी लगाया था डेप्रिसिएशन एट द रेट 15% के हिसाब से। कितना डेप्रिसिएशन लगाया था बर्तन पे, यूटेंसिल पे, 150 रुपये, 150। ये इसमें से लेस करेंगे और तब बाहर लिखेंगे। ये तरीका है इसको लिखने का। यूटेंसिल्स इस तरह से लिखा जाएगा। यूटेंसिल्स के बाद दूसरा नाम यहाँ पर था फर्नीचर। अब ज़रा ध्यान से देखो फर्नीचर कैसे लिखा जाएगा। फर्नीचर का अमाउंट पहले से देखो, पुराना कितना था बुक में आपके, 2500 रुपये। पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। फर्नीचर सिर्फ यहाँ पर था सवाल में, इसके अलावा कोई नया फर्नीचर ख़रीदा नहीं गया, तो जुड़ेगा कुछ नहीं, सिर्फ डेप्रिसिएशन इसका घटेगा। तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, 250 रुपये, 250। 2500 में से 250 घटा दो, बचेगा 2250 रुपये। ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, ये दो अमाउंट हो गए, यूटेंसिल्स और फर्नीचर। इसके अलावा जो बाकी के नाम हैं उनको भी लिखेंगे, जैसे कि जो इधर का एसेट्स रह गए हैं वो हम यहाँ लिख रहे हैं एसेट्स में। जैसे यहाँ पर है, सबसे पहले लिखेंगे कैश इन हैंड। ध्यान रखें कैश इन हैंड दोनों बैलेंस शीट में होता है, ये वाली बैलेंस शीट में भी होता है और ये वाली बैलेंस शीट में भी होता है। ये कैश इन हैंड कहाँ से आता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश बैलेंस ये वाला कैश बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। ये वाला कैश बैलेंस जो क्लोजिंग में होता है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। कितना है, 1150 रुपये, 1150 रुपये। और भी अगर कोई एसेट रह गया है तो वो लिखा जाएगा। कहाँ से मिलेगा एसेट्स, इसमें ढूंढो, क्या कोई एसेट रह गया है, स्थायी निक्षेप, यहाँ लिखा जाएगा एसेट में। स्थायी निक्षेप को क्या कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। कितने रुपए का था, 2500 रुपये का। अभी पहले इसको अंदर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट में हम लोगों ने इसका एक एक्रूड इंटरेस्ट भी देखा है। एक्रूड इंटरेस्ट ये यहाँ लिखा था ना हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 25 रुपये, यहाँ दे रखा है सवाल में। तो 2500 रुपये में 25 रुपये और जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2525। अब यार यहाँ से देखें तो ये सब चीज़ आप लोग तीनों पहले इनकम एक्सपेंडिचर में लिख चुके हैं। ये आपने लिख लिया, बर्तन लिख लिया, ये हो चुका पहले, ये बैलेंस हो गया। ये सारे नाम हो चुके हैं, पुरानी सारे एसेट्स आप लिख चुके हैं। 31 मार्च को ये नहीं लिखा अभी, लास्ट डेट का 31 मार्च का कंज्यूमेबल स्टोर 700 रुपये, ये यहाँ लिखा जाएगा। ₹700 कंज्यूमेबल स्टोर 700। लेनदार आपने एसेट्स में लिख लिया, 75 रुपये चंदे के प्राप्त होने थे, ये अभी हमने यहाँ नहीं लिखे। एक्रूड सब्सक्रिप्शन, ध्यान रखें जितने भी एडजस्टमेंट हैं सबको हमें बैलेंस शीट में इंटर कराना है। स्थायी जमा वाले आपने अभी जोड़ के लिख लिए हैं, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन घटा दिया है और बर्तन पर भी घटा दिया है। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन आपने कितना लिखा था, 75 रुपये। अब दोनों साइड ऐड करो, लायबिलिटी और एसेट्स। कुछ नाम इधर है, कुछ नाम इधर है, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 में ये तीनों चीज़ें बन के कम्प्लीट हैं आपके सामने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और उसके बाद ओपनिंग बैलेंस शीट
और ये बैलेंस शीट, इसका कुछ हिस्सा इधर है और बाकी का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर है। एसेट्स का, लायबिलिटीज़ का पार्ट वहीं हो चुका था। और यहाँ ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सब तो रफ वर्क है, ये आपको नहीं लिखना है। तो ये टोटल बराबर मैच कर रहा है। आई होप कि आप सब लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा और आपको ये समझ में भी आया होगा कि कैसे ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड कैलकुलेट किया जाता है और उसको बाद में मेन बैलेंस शीट में लिखा जाता है और सरप्लस को मेन बैलेंस शीट में ले जाके ऐड किया जाता है। तो हमें उम्मीद है आप सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में लोगों को पता चले। और ऐसे ही हम आप लोगों के लिए और भी वीडियोस बनाते रहेंगे।